रुकिए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती है। अरे बड़ी मुश्किल से तो दोनों की शादी हो रही थी, अब ये कौन आ गई? अरे तू कनाडा चला गया था ना, तुझे पता नहीं ये कौन है? तू जानता है कैसे? ये श्रीकांत की पहली पत्नी है। क्या? आप चौंक गए ना इस बात को सुनकर कि पहली पत्नी के होते आखिर एक लड़का दूसरी शादी कैसे कर सकता है, और शादी के वक्त मंडप में अगर पहली पत्नी आ जाए तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए इसको शुरू से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कुछ महीनों पहले श्रीकांत अपनी माँ को दूसरे कमरे में ले आता है। माँ, अपने वैभवी के साथ मेरी सगाई करवा दी, आपको पता है ना? अरे तुम्हारे अप्पा और मैंने बचपन से तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हें हम अच्छी परवरिश दे सके इसलिए हमने दूसरा बच्चा भी नहीं किया। श्रीकांत बेटा, तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? लेकिन माँ, मैंने वादा किया है कि मैं... एक वादा तुम मुझसे भी करो कि वैभवी के साथ ही तुम शादी करोगे, इसी में तुम्हारे अप्पा और मेरी खुशी है। श्रीकांत अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाया। श्रीकांत के अप्पा कॉलेज में प्रोफेसर थे, बहुत सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। वैभवी उसी कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी थी जिससे श्रीकांत का रिश्ता तय हुआ था। श्रीकांत ने अपनी माँ से किस बारे में बात की वो तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उस दिन के बाद इस बात का जिक्र कभी नहीं हुआ। तूने मेरा मैसेज भिजवा दिया ना? हाँ यार। तेरी उससे बात हुई? हाँ हो गई। वो बस मुझे नहीं सुनना उसने क्या कहा। आज मेरी शादी है, ये वैभवी के साथ अन्याय होगा अगर मैं अभी भी अपने पास्ट में जीता रहा तो। तुझे लगता है तू ये सब कर पाएगा? कर लूंगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, श्रीकांत बस आपके बारे में बात कर रहा था भाभी जी। मैंने जब कॉलेज में पहली बार श्रीकांत को देखा था तभी वो मुझे पसंद आ गए थे, और देखो आज मेरी उनसे शादी भी हो रही है। अब मैं जरा आता हूँ मेहमानों से मिलके। लगता है शर्मा गए। श्रीकांत वहां अपनी शादी में मौजूद तो था, लेकिन फिर भी वहां होकर भी उसका मन कहीं और ही लगा हुआ था, और कुणाल उसके दर्द को समझ पा रहा था। लेकिन वैभवी तो नए सपने सजाए अपनी नई जिंदगी की और बढ़ने के सपने देख रही थी। श्रीकांत, मैं सोच रही हूँ कि हम केरला चलते ना घूमने के लिए। तुम्हें कहाँ चलना है? जहाँ तुम चाहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तुम्हारा भी मन होगा ना कहीं चलने का शादी के बाद, बताओ ना। मेरे मन का आज तक कुछ हुआ ही नहीं। मैंने जब भी कुछ चाहा मुझे वो मिला ही नहीं। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे कुछ नहीं वैभवी, श्रीकांत तो बस यूं ही कुछ भी कह रहा है। नहीं माँ जी, श्रीकांत की बातों में आपको उदासी नहीं झलक रही? अरे नहीं नहीं, बचपन की कोई बात याद आ गई होगी, है ना श्रीकांत? वैभवी, तुम जहाँ चलना चाहो हम लोग चल लेंगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। शादी के बाद श्रीकांत के पास रहते हुए भी वैभवी को एक दूरी महसूस होती रही, जैसे कि श्रीकांत उसके पास आने से कतरा रहा हो। लेकिन वैभवी ने खुद अब कोशिश की श्रीकांत के पास जाने की। वैभवी, ये सब क्या है? मैंने हम दोनों के लिए कैंडल लाइट डिनर प्लान किया है। आओ, आज हम यहाँ छत पर बैठकर साथ में कुछ वक्त बिताएंगे। छत पर? श्रीकांत ने छत को कई बार निहारा। आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन श्रीकांत ने उसे बहने नहीं दिए। लेकिन पुराने बीते हुए लम्हों की यादें उसके जहन में आकर बस गई। श्रीकांत, कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे अब क्या रोज रोज बहाने बनाऊं कि मैं ऊपर छत पर क्या करने जा रहा हूँ। मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अरे तुम्हें पता है मैं साउथ से हूँ, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। करवा चौथ अपने होने वाले पति के लिए रखा जाता है, और पूरा दिन बिना पानी पिए अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, तुमने पूरा दिन पानी भी नहीं पिया? नहीं, मैं भी चांद को देखूंगी, फिर तुम्हारे लिए पूजा करूंगी, उसके बाद तुम्हारे हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलूंगी। अरे पागल हो यार, अगर मैं नहीं आता छत पर तो मैं अपना व्रत नहीं खोलती जब तक तुम नहीं आ जाते। अरे पागल लड़की, लाओ सबसे पहले तुम्हारा व्रत खोलता है। देखो, मैंने हम दोनों के लिए यहाँ छत पर मोमबत्तियां जलाकर खाना रखा है। कितना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ? हाँ, बहुत सुंदर है। हमारा भविष्य भी इतना ही सुंदर होगा ना श्रीकांत? हाँ हाँ, जरूर होगा। मैं जल्दी ही अम्मा अप्पा से बात कर लूंगा। श्रीकांत जिस चीज को छुपा रहा था वो ये थी, वो सोनम से प्यार करता था। लेकिन फिर उसने उससे शादी क्यों नहीं की, और क्या अब तक वो सोनम को भुला नहीं पाया था? श्रीकांत क्या सोचने लगे? कुछ कहा तुमने? मैं कह रही हूँ आओ ना, बैठो ना। क्या सोचने लगे तुम? नहीं कुछ नहीं, मैं आता हूँ कुछ देर में। मुझे कुछ
काम याद आ गया है, अभी आता हूँ। श्रीकांत सुनो तो। वैभवी को अजीब लगा ये देखकर कि श्रीकांत वहां से क्यों चला गया। श्रीकांत वैभवी को किसी भी चीज के लिए मना नहीं करता था। वो घूमने भी बाहर जा रहे थे। वैभवी की हर जरूरत का श्रीकांत ध्यान रखता था, लेकिन जब भी वो दोनों करीब आते श्रीकांत संकोच करने लग जाता था। श्रीकांत, ये सब क्या है? क्या हुआ अम्मा? वैभवी तुम्हारी पत्नी है, वो कितना सब कर रही है तुम्हारा दिल जीतने के लिए, और तुम हो कि उससे दूर दूर भाग रहे हो। अम्मा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या? उस पंजाबी लड़की को भूल नहीं पा रहे हो? दी होने के बाद उससे बात तक नहीं की अम्मा। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग से और दिल से वो लड़की जा ही नहीं रही। पहले प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं है अम्मा। लेकिन तुम्हें भुलाना होगा। तुम्हारे अब्बा को पता चला तो पता है ना क्या होगा। और जरा सोचो, अगर वैभवी को पता लग गया तो क्या होगा। वो सारे समाज में तुम्हारे और हमारे परिवार का नाम खराब कर देगी। उसके अप्पा तक अगर बात चली गई तो तुम्हारे अप्पा की नौकरी भी जा सकती है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अम्मा। वक्त किस लिए चाहिए श्रीकांत? वैभवी तुम बेटा, वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे नहीं कोई बात नहीं है बेटा। मैं श्रीकांत को समझा रही थी कि उसे तुम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अम्मा, आप श्रीकांत को फोर्स मत करिए। नया रिश्ता है, हम दोनों धीरे धीरे सब संभाल लेंगे। देखा कितनी समझदार है वैभवी। वैभवी सच में अच्छी है, लेकिन मैं इस रिश्ते को अपना क्यों नहीं पा रहा हूँ। सोनम का ख्याल मेरे मन से नहीं निकल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैभवी श्रीकांत को देखकर समझ गई थी कि शायद कोई बात है जो श्रीकांत उसे बता नहीं पा रहा था। लेकिन वैभवी को क्या पता था कि श्रीकांत का पास्ट उसके आने वाले भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा था। कुछ दिनों के बाद श्रीकांत और वैभवी घूमने के लिए शिमला चले गए, जहां पहली बार श्रीकांत वैभवी के साथ अकेला था। आज कुछ अलग खाते हैं ना? बताओ तुम्हें क्या खाना है, हम उसी होटल में चलते हैं। जैसे छोले कुलचे, मैंने सुना है शिमला की छोले कुलचे बड़ी फेमस है। यहाँ सेक्टर 21 के पास ना एक फेमस छोले कुलचे वाला है। सोनम ने बताया था कि। सोनम? ये कौन है? वो हमारे पड़ोस में रहती थी। हमारे पड़ोस में? लेकिन अब तो नहीं रहती। कहाँ चले गए वो लोग? वो लोग लुधियाना चले गए, अपने पिंड। लेकिन अचानक क्यों चले गए? मुझे नहीं पता। इसका नाम सोनम था? बहुत अच्छा नाम है, सोनम और श्रीकांत। सुनने में भी अच्छा लगता है ना साथ में। वैभवी, ये तुम। यहाँ आने से पहले मैंने कुणाल से बात की थी। पहले तो वो कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने उसे बहुत फोर्स किया तो उसे सब कुछ बता दिया। देखो, शादी के बाद से मैंने कभी सोनम को फोन भी नहीं किया, ना ही उससे बात की। मैं जानती हूँ श्रीकांत, लेकिन क्या तुम जानते हो सोनम ने तुम्हारा हाल जानने के लिए कुणाल को कितने फोन किए, अपने परिवार से कितनी बार लड़ाई की है, उसका घर से निकलना भी बंद हो गया है। ये सब तुम्हें? मैंने कुणाल से सोनम का नंबर लिया और उससे बात की। आई एम रियली सॉरी वैभवी, लेकिन प्लीज तुम नाराज मत हो ना। ये सब मैं कभी नहीं चाहता था कि हो, लेकिन अम्मा अप्पा ने। मुझे पता है, मेरे अप्पा ने जबरदस्ती की और तुम्हारे अम्मा अप्पा को मानना पड़ा। उन्हें लगा मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए उन्होंने तुम्हारे अम्मा अप्पा को मना लिया। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम और सोनम एक दूसरे से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आती। तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं ही शायद अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं हो पाया। माँ बाप और प्यार के बीच में अगर चुनना पड़े तो कोई भी हार जाता है श्रीकांत। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने सोनम और तुम्हारे दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस शादी से 3 जिंदगियां खराब हो गई। न तुम सोनम को भुला पा रहे हो, ना ही मेरे साथ आगे बढ़ पा रहे हो। श्रीकांत के आंसू उसकी बेबसी को साफ बयां कर रहे थे। कुछ देर तक वैभवी और श्रीकांत यूं ही खामोश बैठे रहे। उसके बाद वैभवी ने पहल की और श्रीकांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। चलो चलते हैं सोनम के घर। देखो वैभवी, तुम्हें गुस्सा करना है मुझ पर करो, केस करना है मुझ पर करो, तुम्हें भला बुरा जो भी कहना है मुझसे कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। लेकिन प्लीज, इसमें सोनम की कोई गलती नहीं है। तुम उसे इन सब के बीच में मत लाओ। बीच में तो मैं आ गई हूँ श्रीकांत तुम दोनों के। अब मुझे तुम दोनों को मिलाना है। क्या? मैं तुम्हें और सोनम को मिलवा कर रहूंगी। चलो हम उसके घर चलते हैं। ये इतना आसान नहीं है, उसके घर वाले नहीं मानेंगे। अगर हम बात करेंगे तो हम तीनों के घर वाले मान जाएंगे। लेकिन तुम ऐसे। मैं से, या शायद मैं पहली बीवी हूँ जो अपने पति को उसकी प्रेमिका से मिलवा रही हूँ, यही ना? तो चलो मुझे भी नया रिकॉर्ड बनाने दो। फिर पहले हम सोनम के घर चलते हैं। श्रीकांत ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब सच सामने आएगा तो वैभवी नाराज होने की जगह, गुस्सा करने की जगह उसका इस तरह साथ देगी।
वैभवी और श्रीकांत सोनम के घर आते हैं, जहां सोनम के घर वाले पहले से ही काफी नाराज थे। हमारे यहाँ कोई मजाक चल रहा है जी कि इसकी बीवी हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आई है। अगर हमारी बेटी से इतना ही प्यार था तो पहले ही शादी क्यों नहीं की? पापा जी, ये है ही फट्टू, इससे कुछ नहीं होता। मैंने तो पहले ही कहा था भाग चलते हैं, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं मानी। सोनम बड़ी तेज है तुम्हारी सोनम तो। जल्दी सी है, कुछ भी बोल देती है। ओए तू चुप कर, कुड़िया कुछ भी बोलती है। अंकल जी देखिए, आप जरा सोचिए कि अगर ये दोनों भाग जाते तो आपकी इज्जत क्या रह जाती। ये तो श्रीकांत की शराफत है कि सोनम को भगाया नहीं, उसके साथ कुछ प्लान नहीं बनाया। हाँ, उससे एक गलती हो गई कि वो अपने अम्मा और अप्पा को मना नहीं पाया। लेकिन देखिए, आज भी वो सोनम से ही प्यार करता है, तभी तो मैं इन दोनों को मिलाना चाहती हूँ। बात तो कुड़ी बिल्कुल सही कह रही जी। ये सोनम भी यहाँ हर लड़के को भगा देती है, ये क्या कर कि ये किसी मद्रासी से प्यार करती है। सोनम मैं तमिलियन हूँ। अरे चुप करो, तुमने तो शादी कर ली, मैंने तो किसी को हाँ तक नहीं कहा। अंकल जी देखिए, सोनम किसी से शादी करने से रही, और ये श्रीकांत मुझसे शादी करके खुश नहीं है। इस तरह तो 3 परिवार और 3 जिंदगियां खराब हो रही हैं। बात तो सही कह रही है कुड़ी। हाँ, लेकिन इस मद्रासी के अम्मा अपा मानेंगे? अगर बात अम्मा अपा को मनाने की है तो हम उसका जुगाड़ भी कर लेंगे। अगर इस मद्रासी के अम्मा अपा मान जाते तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है। अंकल मद्रासी नहीं, तमिलियन। अरे एक ही बात है पुत्र, कोई ना। श्रीकांत, वैभवी और सोनम की कहानी किसी ड्रामे से कम नहीं थी। उसमें कब क्या हो जाए किसे पता नहीं था। वैभवी और श्रीकांत जब घर आते हैं तब वो ये सोचकर आए थे कि वो लोग अम्मा अप्पा को मना लेंगे, लेकिन जब वो घर आए तब वहां वैभवी के पिता भी बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर दोनों के होश उड़ गए। अप्पा, आप यहाँ? तुम दोनों हनीमून से आज आने वाले थे तो मैंने सोचा तुम दोनों से मिल लेता हूँ। हनीमून पे मेरी पत्नी ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी। क्यों? श्रीकांत का मतलब है कि दूसरी ट्रिप भी हम सोच रहे हैं करने के लिए। बच्चे कितने खुश लग रहे हैं, शायद देखो जरा, मैंने कहा था ना ये जोड़ी हिट रहेगी। नहीं, ये हम बस खुद को खुश करने के लिए कह रहे हैं, हमें भी पता है ये दोनों एक साथ खुश नहीं है। चंद्रकांत जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी नौकरी और इज्जत के चलते आपको सच नहीं बताया कि श्रीकांत किसी और से प्यार करता है। शादी के बाद भी वो वैभवी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सॉरी रमन सर, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रह सकता। अप्पा, आपको पता था? मैंने श्रीकांत को हर पल घूटते देखा है, वैभवी को उसके लिए परेशान होते देखा है। हम माँ बाप की गलती की सजा हम बच्चों को देते आए हैं हमेशा से ही। मुझे इस गलती का एहसास अब जाकर हुआ है, इसलिए मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। आप चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। वैभवी, यहाँ से चलो, इनको तो मैं बाद में देख लूंगा। नहीं अप्पा, आप कुछ नहीं करेंगे, प्लीज। आप जरा सोचिए कि मैं तो बच गई, अगर पूरी जिंदगी मुझे एक ऐसे इंसान के साथ काटनी पड़ती जिसके मन में कोई और हो तो क्या होता। मैंने फैसला किया है कि मैं खुद श्रीकांत की शादी सोनम से करवाऊंगी। अरे बाप रे, मेरे पीछे इतना कुछ हो गया है। लेकिन अगर वैभवी खुद इन दोनों की शादी करवाना चाहती थी तो अब मंडप पे शादी रोक क्यों रही है? वो तो अब मुझे भी पता नहीं, चल देखते हैं। वैभवी, तुम ये शादी क्यों रुकवा रही हो? मैंने कहा ना, बस ये शादी नहीं हो सकती है। वैभवी के ये लफ्ज सबके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कह पाता। लेकिन फिर वैभवी की हंसी मंडप में गूंजने लगी। अरे मंगलसूत्र मेरे पास है तो शादी कैसे हो सकती है? क्या आप लोग भी? मैंने तो हार्ट अटैक आ गया था जी, सच्ची मानो। अरे फिकर नॉट जी, हम तुम्हें अपना ससुराल दे चुके सोनम। कपूर परिवार की बहू नंदिनी दोपहर के समय हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए किचन समेट रही है। हॉल में टीवी देख रही संगीता उसे आवाज देती है और सोफे पर लेटकर मोबाइल पर गेम खेलते अपने छोटे बेटे को देखकर कहती है, नंदिनी बहू, ओ नंदिनी बहू, उफ, लगता है फिर से इसके कानों में गाने बज रहे हैं। एक ये मोबाइल का दीवाना तो दूसरी गानों की शौकीन। ओ नंदिनी बहू। इस बार संगीता जी जरा जोर से आवाज लगाती है और नंदिनी भागकर हॉल में आती है। मम्मी जी, आपने आवाज दी क्या मुझे? चलो, मेरी आवाज तुम्हारे कानों के अंदर पहुंची तो सही बहू, वरना 2-2 पहरेदार जो खड़े करके रखे हैं तुमने कानों के बाहर। आकाश कॉलेज से आ गया, उसका खाना गर्म कर दो। करती हूँ मम्मी जी। अभी कुछ देर पहले ही तो मम्मी जी पापा जी के लिए खाना गर्म किया था। अब बड़बड़ाना छोड़ो और खाना गर्म करके ले आओ बहू। पता नहीं तुम्हें अपने आप से बातें करने का क्या शौक है। थोड़ा जोर से ही कर लिया करो तो हम भी सुन लिया करेंगे।
नंदिनी खाना गर्म करती है और प्लेट में दाल, 2 सब्जियां और दही रखकर बाहर ले आती है। प्लेट को टेबल पर रखकर नंदिनी आकाश को बुलाती है। आकाश भैया आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। हाँ भाभी, बस अभी आया। नंदिनी किचन में जाती है और आकाश के लिए गरम रोटियां सेकती है। और जब वो गरम रोटी लेकर बाहर आती है तो देखती है कि आकाश अभी भी सोफे पर पसरा गेम ही खेल रहा होता है। वो उसे फिर से आवाज देती है, आकाश भैया खाना ठंडा हो रहा है, कब से लगा कर रखा है? बस भाभी 2 मिनट। भाभी से कब से खाना लगाया हुआ है आकाश? सारा दिन मोबाइल पर ही लगे रहते हो, खाना तो ढंग से खा लिया करो। लाओ इधर दो मोबाइल। आ रहा हूँ बाबा। आकाश सोफे से उठकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर आकर बैठ जाता है। अरे रुक, अब तक तो खाना ठंडा हो गया होगा। मैंने अब तेरे इस मुँह मोबाइल को आग न लगा दी तो कहना। नंदिनी, दाल और सब्जी फिर से गर्म कर दे बेटा। मम्मी जी, अभी तो खाना गर्म ही होगा और रोटियां तो गर्म ही सेक रही हूँ ना मैं। खाना तो ठंडा हो गया है भाभी, आप प्लीज गर्म कर दो ना, ठंडा खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। कर दे बहू, देख छोटा देवर कितने प्यार से कह रहा है। ठीक है मम्मी जी, अभी लाई, लेकिन आप अब यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलोगे भैया, ठीक है? नंदिनी किचन में आ जाती है और खाना गर्म करने लगती है। उफ, खाना फिर से गर्म करना पड़ेगा। पता नहीं ये पूरा परिवार गर्म करके खाने का इतना शौकीन क्यों है। मौसम चाहे जो भी हो, इन्हें तो खाना कड़कड़ाता गर्म ही चाहिए। कब से कह रही हूँ कि एक माइक्रोवेव ले लेते हैं, लेकिन नहीं, खाना तो गैस पर ही गर्म होना चाहिए, और वो भी बार बार। इस घर में ये नजारा आम है। खाने के बेहद शौकीन कपूर परिवार को खाना स्वादिष्ट और गर्मा गर्म ही चाहिए होता है, वरना किसी के भी गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरता है। नंदिनी गर्म खाना लेकर हॉल में आती है। शाबाश बहू, देखना अब कितने मजे से खाएगा तेरा लाडला देवर। बहू, तू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन गरम करने में आलस कर जाती है। खाना तो इतना कड़क गरम होना चाहिए कि मुंह में सीटियां बज जाएं। देवर मेरा लाडला तो है, लेकिन खाने में नखरे करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को गर्मा गर्म खाने की ऐसी आदत है कि इनका बस चले तो ये लोग आइसक्रीम भी गर्म करके ही खाएं। किचन को फिर से समेटते हुए शाम हो जाती है। नंदिनी आराम करने अपने कमरे में आती ही है कि उसे अपने ससुर जी का बुलावा आ जाता है। वैसे भी अब ये उनका चाय और स्नैक्स टाइम था। मैं भी कहाँ फंस गई हूँ, मुझे खाने का बिल्कुल शौक नहीं है और यहाँ तो दिन भर चक्की चलती रहती है खाने की। ऊपर से पहले से बना हुआ कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ बस ताजा और गर्मा गर्म। दीपा दीदी की तरह हमारे यहाँ भी माइक्रोवेव होता तो उसी में गर्म करके देती सबको। बहू, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लेना, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। गर्मा गर्म पकौड़े खाने में तो मजा ही आ जाएगा। क्यों संगीता जी? बहू, ऐसा करना कि चाय बाद में ही लाना, साथ में ठंडी हो जाती है। सही कह रहे हैं आप, ऐसे मौसम में पकौड़े तो क्या, गर्मा गर्म हो तो कुछ भी अच्छा ही लगता है। ऐसा करो, सभी के लिए बना लो बहू, फिर रात का खाना हल्का फुल्का ही खा लेंगे। हाँ, बना लेती हूँ। नंदिनी गर्मा गर्म आलू, प्याज और मिर्च के पकौड़े बनाकर संगीता और दीपक को खिलाती है। पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं बहू, तुम भी हमारे साथ ले लो। हाँ हाँ, तुम भी गर्मा गर्म खा लो बहू, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। नंदिनी धीरे से बड़बड़ाती है। हाँ हाँ, मैं भी आप लोगों के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाने बैठ जाती हूँ, और यहाँ मेरा भूत पकौड़े बना लेगा। बस बहुत खा लिया, आप भी अब बस कीजिए। नंदिनी बहू, तुम अब अपने लिए पकौड़े बनाकर गैस बंद कर दो, फिर जब आकाश और पंकज खाने के लिए बैठेंगे तब उन्हें गर्मा गर्म खिला देना। मैं भी उनके साथ खा लूंगी मम्मी जी, अभी पूरे किचन में तेल की गंध फैली है, मेरा मन नहीं हो रहा है खाने का। ठीक है, तुम्हें वैसे भी खाने पीने का शौक ही नहीं है, अब चाय लेकर आ जाओ, हम तीनों साथ में बैठकर पियेंगे। वाह, गर्मा गर्म पकौड़े, भाभी मुझे भी बना दो ना प्लीज। नंदिनी संगीता और दीपक के लिए चाय लेकर आती है और फिर से गैस ऑन करके आकाश के लिए पकौड़े तलने लगती है। आकाश पकौड़े खा रहा होता है कि तभी पंकज भी ऑफिस से आ जाता है। अरे आप जल्दी आ गए, अच्छा किया, मैं आपके लिए भी पकौड़े लाती हूँ, बस उधर ही रहे हैं गर्मा गर्म। थोड़ी देर बाद लाना नंदिनी, अभी मन नहीं है, अभी तो बस गर्मा गर्म चाय ही पिला दो तुम। ये आप मेरी चाय ले लीजिए, मैंने झूठी नहीं की है, और आप भी अभी ही खा लीजिए ना, तेल तीसरी बार गर्म करना पड़ेगा। पंकज टेबल पर ट्रे में रखी चाय का कप उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि संगीता उसे रोक देती है। अरे रुको बेटा, चाय को बने 2-3 मिनट हो गए हैं, चाय ठंडी पियोगे क्या? नंदिनी, चाय गरम करके लाओ बेटा, और उसका मन नहीं है अभी खाने का तो बाद में बना देना उसे, तेल तीसरी बार गर्म हो जाएगा तो कयामत नहीं आ जाएगी। नंदिनी चाय का कप उठाकर अंदर आती है और भुनभुनाती है।
2 मिनट पहले बनी चाय इन्हें ठंडी लगती है। माइक्रोवेव होता तो उसी में कप रखकर कुछ ही सेकंड में गर्म कर लेती। इस घर में फ्रिज चाहे हो ना हो, लेकिन एक माइक्रोवेव तो होना ही चाहिए। रोज के इस झंझट से नंदिनी अब उकता गई थी। एक दिन वो अपनी सहेली से अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहती है, क्या बताओ तुझे निशा, मेरी जिंदगी की गाड़ी तो बस किचन और डाइनिंग टेबल के बीच की पटरियों पर ही चलती रहती है। भाई, तेरे साथ तो भगवान ने घोर अन्याय किया है डियर। एक समय था जब तू जिंदा रहने के लिए खाती थी और उन्होंने तुझे ऐसी फैमिली में लाकर पटक दिया जहां लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, वो भी गर्मा गर्म खाने के लिए। तू भी हंस ले मेरी हालत पर। कॉलेज में मैं कैसी दुबली पतली चुस्त थी, अब खा खा कर इतनी मुटल्ली हो गई हूँ कि किसी वजन बढ़ाने वाले टॉनिक की कंपनी को अपने फोटो भी बेच सकती हूँ, बिफोर और आफ्टर के। अरे नहीं भाई, उन्हें अपनी कंपनी बंद करवानी है क्या? टॉनिक पीने के बाद इतने मोटे हो जाते हैं, ये देखकर तो लोग खरीदेंगे ही ना उनका टॉनिक। फिर से दुबले होने के लिए टॉनिक लेना पड़ेगा उन्हें। तू भी ना, तुझे हंसाने के लिए ही मजाक कर रही थी। हंसती रहा कर यार, अब ये सिचुएशन तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। और तू ही तो कहती है कि ये सब दिल के बड़े प्यारे हैं, बस तो फिर गर्मा गर्म खाना। अगर इनकी कमजोरी है तो एक्सेप्ट कर लेना। हाँ सही है। एक दिन नंदिनी पेपर में एक होम अप्लायंसेस के शोरूम का एड देखती है और खुश होकर संगीता को दिखाती है। मम्मी जी ये देखिए, होमा की शोरूम का एड। ये एड तो आजकल रोज ही आता है बहू, अभी ऑफ सीजन सेल चल रही है ना यहाँ पर। लेकिन तुम क्यों इतना चहक रही हो, कुछ खरीदना है क्या तुम्हें? अ हाँ मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक माइक्रोवेव ओवन खरीदना चाहती हूँ। माइक्रोवेव आने से जब चाहे तब बस कुछ ही सेकंड में गर्मा गर्म खाना मिल जाया करेगा। तुम तो बस माइक्रोवेव खरीदने की ही जिद पकड़ के बैठी हो बहू। खाना तो गैस पर भी गर्म हो सकता है ना, फिर इतने महंगे माइक्रोवेव की जरूरत ही क्या है? जिद नहीं कर रही हूँ मम्मी जी, लेकिन सोचिए ना, माइक्रोवेव आने से मेरा काम कितना आसान हो जाएगा और फिर होमा में कितने अच्छे ऑफर भी मिल रहे हैं ना हमें। तुम तो बस अपने काम आसान करने की ही सोचा करो बहू। मैं जब इस घर की बहू बनकर आई थी तब 20-20 लोगों का खाना अकेले बनाकर सबको गर्मा गर्म खिलाती थी। ऊपर से घर में आने जाने वाले मेहमान अलग। आजकल की बहुएं तो बस शॉर्टकट में विश्वास रखती है। नंदिनी अपना समूह लेकर वहां से चली जाती है। नंदिनी पंकज को भी ऐड दिखाकर माइक्रोवेव खरीद कर देने की बात करती है तो वो भी महंगा है कहकर टाल देता है। पता नहीं माइक्रोवेव से सबको क्या दिक्कत है। ऐसे तो खाने पीने और मेहमान नवाजी पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन बाकी बातों में पाई पाई का हिसाब रखा जाता है। और क्या कह रही थी मम्मी जी, मैं शॉर्टकट ढूंढती हूँ? अब तक तो नहीं ढूंढती थी, लेकिन अब जरूर ढूंढूंगी। माइक्रोवेव ना मिलने से नाराज नंदिनी अब अपने मन में कुछ ठान लेती है और उसी दिन से उस पर अमल करना भी शुरू कर देती है। दोपहर को आकाश कॉलेज से आता है और संगीता नंदिनी को खाना गर्म करने के लिए कहती है। नंदिनी, खाना गर्म कर दो बेटा। नंदिनी केवल दाल गर्म करती है और सब्जी ठंडी ही परोसती है। रोटियां भी वो पहले से ही सेक कर रख लेती है। नंदिनी पहले से ही गैस के 4 बर्नर में से 2 जानबूझकर खराब कर चुकी होती है। ये क्या भाभी, आपने तो केवल दाल ही गर्म की है, सब्जी और रोटी तो बिल्कुल ठंडी है, मुझसे कैसे खाया जाएगा? आप प्लीज गर्म करके दे दीजिए। खाना जब लगाया था तब गर्म ही था देवर जी, आप ही देर से आए हो खाने के लिए। गैस के 2 बर्नर काम नहीं कर रहे हैं। मैंने एक तरफ तवा रखा है और दूसरी तरफ घी बन रहा है। दाल तो गर्म ही है ना, माइक्रोवेव होता तो 1 सेकंड में सब्जी गर्म कर देती। नंदिनी की बात को सुनकर संगीता मुंह बना लेती है, लेकिन अब गैस पर जगह ही नहीं थी तो वो भी क्या कहती। घी को आधे में उतार कर भी तो नहीं रख सकती थी। आज खाना तो खा लिया मम्मी, लेकिन रोज की तरह मजा ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे सब्जी ही नहीं बल्कि बर्फ के टुकड़े खा रहा हूं मैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गया देवर जी, सब्जी इतनी भी ठंडी नहीं थी, बल्कि कुछ देर पहले ही तो मम्मी जी और पापा जी के लिए गर्म की थी मैंने। हाँ, गुनगुनी कह सकते हैं आप। रात को जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो नंदिनी ऐसा ही करती है। रोटियां गर्म परोसती है, लेकिन सब्जी सिर्फ गर्म कर देती है। बहू, सुबह दाल गरम थी तो सब्जी ठंडी, अभी सब्जी गर्म है तो दाल ठंडी। ये क्या है भाई, तुमने देखा है कभी घर में किसी को इस तरह खाते हुए? खाना तो हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा है बहू, बड़ी मुश्किल हो रही है खाने में। ठंडी दाल खाना तो किसी सजा से भी बदतर है। पापा जी, वैसे गैस के 2 बर्नर खराब है ना, 2 ही काम कर रहे हैं। एक पर रोटियां सेक रही हूँ, दूसरे पर सब्जी रखी है। माइक्रोवेव ओवन होता तो अच्छा होता, एक चीज उसमें गर्म हो जाती। अब ये बार बार माइक्रोवेव का रोना मत रो बहू, सब समझ रही हूँ मैं। देखना, कल पहली फुर्सत में मैं गैस रिपेयर करने वालों को बुलाती हूँ और बर्नर ठीक करवाती हूँ। जैसे तैसे खाना खाकर सब बेमन से उठते हैं और सोने चले जाते हैं। कमरे में पंकज नंदिनी से कहता है, कल तो गैस ठीक हो जानी चाहिए। आज ठंडा खाना खाकर किसी को भी मजा नहीं आया।
हाँ सही है, मम्मी जी ने कहा है ना कि कल गैस रिपेयर करने वाला आ जाएगा। कल गैस के बर्नर ठीक हो जाएंगे तो फिर वही सब शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से खराब कर दूंगी। नहीं नहीं, मम्मी जी को जरूर शक हो जा नहीं नहीं, मम्मी जी को जरूर शक हो जाएगा। क्या करूं? चलो देखते हैं। अगले दिन संगीता जी सुबह सुबह गैस रिपेयर करने वाले को फोन करती है, लेकिन नंदिनी की किस्मत उस दिन अच्छी होती है कि वो अगले दिन आने का कहता है। दूसरा मैकेनिक भी अवेलेबल नहीं होता। बहू, मेरे पास 2 मैकेनिक के नंबर थे, लेकिन दोनों ही अवेलेबल नहीं है। तुम आज जैसे तैसे चला लो, लेकिन कोशिश करना कि किसी भी तरह सबको एकदम गर्मा गर्म खाना ही मिले। मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन लगता नहीं है ऐसा हो पाएगा। अगर हाँ हाँ ठीक है, अब तुम आगे कहोगी कि मम्मी जी माइक्रोवेव ओवन होता तो अच्छा होता है ना। तभी संगीता जी का मोबाइल बजता है और स्क्रीन पर उनकी ननद सुमन का नाम चमकता है। हाय, अब सुबह सुबह इनका फोन क्यों आ रहा है? उठा लीजिए मम्मी जी, शायद कोई जरूरी काम हो उन्हें। हाँ हाँ उठाऊंगी, नहीं तो बहन जी एक एक करके सबके मोबाइल पर फोन लगाएंगी। हेलो, हाँ राम राम बहन जी, आज कैसे याद आ गई? संगीता, आज मैं दीपक के जीजा जी, मेरा बेटा बहू और बच्चे तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं शाम को। सोमू के बेटे का मुंडन संस्कार है ना, बस उसी का न्योता देने। ये तो बड़ी खुशी की बात है बहन जी, बिल्कुल आइए, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। आप बिना फोन किए भी आ सकती हैं, ये आपका ही घर है। मुझे पता है, लेकिन बताऊंगी नहीं तो तुम्हारी बहू बिना किसी तैयारी के खाना बना लेगी, और मैं तो उसके हाथ का बना अच्छा अच्छा खाना खाए बिना जाऊंगी नहीं, समझी? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। वैसे आप सही कह रही हो, खाना तो मेरी बहू बहुत ही अच्छा बनाती है। फोन रखते ही संगीता जल्दी से नंदिनी को पूरी बात बताती है और दोनों शाम से लेकर रात तक का मेन्यू तैयार करती है। नंदिनी बहू, तुम जानती हो ना कि बहन जी को मीन मेख निकालने की कितनी आदत है। हाँ हाँ मम्मी जी, जानती हूँ। बहू, मुझे पता है कि तू जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मैं बैठे बैठे तुझे सब्जियां काट कर दे दूंगी। पैरों की वजह से ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, नहीं तो दूसरे कामों में भी तेरी थोड़ी मदद कर देती। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप सब्जियां काट देंगी तो काम आसान हो जाएगा। हाँ, काम आसान हो जाएगा, ये वाक्य सुनते ही खुश हो जाती है तू बहू। अरे लेकिन गैस के 2 बर्नर तो खराब है ना, अब क्या करेंगे? अरे हाँ मम्मी जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, खाना बनाने का तो टेंशन नहीं है, लेकिन बस गर्म करके देने में जरूर परेशानी होगी। एक तरफ पूड़ी की कढ़ाई तो दूसरे पर भजिए की कढ़ाई रखनी पड़ेगी। उनके घर में भी सबको हमारी तरह एकदम कड़कड़ाता गरम खाने की आदत है। चल देखते हैं क्या होगा, अब इन वक्त पर हम कर भी क्या सकते हैं। नंदिनी दोपहर को ही खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। संगीता हॉल में बैठकर उसे सब्जियां काट कर देती है। मेरी ही मती मारी गई थी जो बर्नर खराब करने का आइडिया मेरे दिमाग में आया। सच ही कहा है कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। बुआ जी को तो मेन मीख निकालने की भी बुरी आदत है। अब खाने में कोई कमी निकली तो पूरे खानदान में मेरी नाकामी का डंका ही बजा देंगी। शाम को ही सुमन अपनी पूरी पलटन को लेकर हाजिर हो जाती है। नंदिनी पहले सबको चाय और नाश्ता करवाती है। चाय तो जरा ठंडी है बहू, हम तो एकदम कड़कड़ाती फड़फड़ाती गर्मा गर्म चाय पीते हैं। खैर जाने दो अब, लेकिन खाना तो बिल्कुल गर्म ही खिलाओगी ना हमें? हाँ हाँ बिल्कुल, आज तक कभी ठंडा खाना खिलाया है क्या मेरी बहू ने आपको? हमें भी हमेशा गर्मा गर्म खाना ही परोसती है बहू। ऑपरेशन की वजह से मुझसे तो अब कुछ होता ही नहीं है, सब यही संभालती है। हाँ भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी बहू की, किसी भी समय कहो बिना शिकायत किए गर्मा गर्म खाना परोसती है हमें, मजा आ जाता है खाने में। संगीता और दीपक की बातें सुनकर किचन में खड़ी नंदिनी की आंखें नम हो जाती है। वो जल्दी जल्दी दाल सब्जियां वगैरह गर्म करती है और 2 कढ़ाइयां चढ़ाकर पूड़ी और भजिए बनाना शुरू करती है। ये क्या भाई, गोभी की सब्जी तो गरम है लेकिन आलू की सब्जी एकदम ठंडी। ये गरम गोभी और ठंडे आलू तो गजब कॉम्बिनेशन है भाई। जो होना था वो तो हुआ ही, मेहमानों को कुछ चीजें ठंडी तो कुछ गरम खानी पड़ी उनके जाने के बाद। मम्मी जी, बुआ जी को आलू और गोभी की सब्जी। कोई बात नहीं बहू, हमें पता है ना कि हमारी बहू कितनी सयानी है, और ऐसे तो चलता ही रहता है जिंदगी में, कभी आलू गरम तो कभी ठंडी गोभी, कभी गरम गोभी तो ठंडे आलू। आपने तो आलू और गोभी से जीवन के उतार चढ़ाव की कितनी सही तुलना कर दी है मम्मी जी, लेकिन मुझे पता है तो क्या कहेगी, लेकिन अगर आज माइक्रोवेव होता मम्मी जी तो यही ना। ऑर्डर कर दिया है तुम्हारे ससुर जी ने। सच? लेकिन मैं तो ये नहीं कहना चाहती थी, मगर अब आपने ऑर्डर कर ही दिया है तो। तो क्या, वो केवल तुलना थी,
अब असली खाने में हमें कभी गरम गोभी और ठंडे आलू खाने के लिए नहीं मिलने चाहिए। दोनों ही चीजें गर्मा गर्म होनी चाहिए, समझी?